हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए सेशन में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का हमारा अगला सेशन है। आपको पिछला जो भी वीडियो वो चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहां से देख सकते हैं। आज जो है सामान्य अध्ययन का जो है हम लोग नेक्स्ट सेट जो कल किए थे उसी का अगला सेट है आज, जो कि हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सारा जो क्वेश्चन होगा वो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो गाइडलाइन निकाला गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये सारा होने वाला है। तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान और इतिहास, भूगोल, इन सभी प्रश्नों का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नियोजित शिक्षक साथी को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी कम समय में जल्दी से जल्दी हो सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें है कि शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है। ऑप्शन है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 6 माह से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। दूसरा है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तीसरा है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 2 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ये आपको IMR जो है वो क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आपको सही उत्तर है वो है आपको कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से जो कम आयु में मरने वाला बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी आपका है वो सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित है। यानी इसमें से चारों 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो दिया उसमें से सुनामी से कौन संबंधित है। तो किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना है, महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है, सी इसके होने का मूल कारण भूकंप है, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको, यानी कि सुनामी में जो आपको महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है ये भी है, और सी जो है आपको इसके होने का मूल कारण भूकंप है, यानी कि सी भी है। तो इस तरह से हमारा जो सुनामी जो है एक प्राकृतिक घटना है और इसमें भूकंप भी आता है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको डी, यानी कि बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा आपको वो डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। इनमें से कौन शैली है जो राजस्थान से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है गंगौर, लावनी, घूमर या एक से अधिक। तो इसका जो है राजस्थान में जो है गणगौर और घूमर, यानी कि ए और सी वो दोनों राजस्थान में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है आपको वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। यानी कि भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कौन होता है। हमारे पास ऑप्शन है कि भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, राज्य के महाधिवक्ता या सशस्त्र सैन्य दल। तो इसका जो आपको सही उत्तर है वो है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है भारत के महान न्यायाधीश होते हैं। तो हमारे पास यहाँ इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ई। हम यहाँ पे ले लेते हैं महान न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत के महान न्यायाधीश होते हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय
कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सर जॉनसन, मैकफर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि बिहार के निम्न कृषि उत्पादों में किसे जीआई टैग मिल चुका है? भारत में बिहार में जो है कृषि उत्पाद में किसे आपको जीआई टैग मिल चुका है? तो हमारे पास ऑप्शन है जर्दालू आम, मरचा चावल, कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको जीआई टैग में जो है बिहार के 6 कृषि उत्पाद में जर्दालू आम है, मरचा चावल है, कतरनी चावल है, शाही चावल है, मगही पान है और मिथिला मखाना है, यानी कि इतना सारा है। कतरनी चावल भी आपको है, कतरनी चावल भी है आपको, शाही लीची भी है, उसके बाद आपको जर्दालू आम भी है, उसके बाद आपको मरचा चावल भी है और मिथिला मखाना भी है और मगही पान भी है। तो इस तरह से एक से अधिक जो आपका सही है वो आपको एक नंबर यानी कि डी आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न में से किस जिला में से गंगा नदी गुजरती है? हमारे पास जिला दिया हुआ है 3-4, उसमें से गंगा नदी कौन से जिला से गुजरती है? ऑप्शन है वैशाली, मुंगेर, भागलपुर या एक से अधिक। तो आपकी गंगा नदी जो है वो उपयुक्त में से जो है आपको वैशाली, मुंगेर और भागलपुर ये तीनों जिला से गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, यानी कि यहाँ ये भी और ये भी तीनों जिला से गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। आगे हमारा रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है? रेल का जो पहिया उसका कारखाना बिहार के कौन से इस स्थान पे स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है मढ़ौरा, बेला या मोकामा। मढ़ौरा भी सारण में है, बेला भी सारण में है और मोकामा आपको बेगूसराय के आसपास है, तो पटना के आसपास है। तो इसका जो है सही उत्तर जो आपको है वो है बेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, यानी कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कब? तो 2015 में। हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है आपको वो कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, लॉन टेनिस। तो आपका डूरंड जो है बास्केटबॉल वो आपको वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि है कि हमारा कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? यानी कि सौर कुकर जो है उसके अंदर का रंग कैसा होता है? भूरा, नीला या काला? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको सी नंबर, यानी कि सौर कुकर के अंदर जो है वो काला रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक निम्न में से कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है कि वस्तु पर बल आरोपित है आरोपित हो, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, और डी में है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, और ई में है दोनों, या तो एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 कथन सही है। पहला है कार्य हुआ है
ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक है ए, वस्तु पर बल आरोपित हो, एवं दूसरा जो आपको है वो है डी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो आपका जो है इसका सही उत्तर जो होगा वो आपको हो जाएगा ई नंबर। क्यों? क्योंकि आपका ए नंबर और जो आपका है डी नंबर ये दोनों सही है, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शन हो गया वो ई जो है करेक्ट है, क्योंकि ई में ही लिखा हुआ है कि एक से अधिक और कोई नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। यानी कि पत्ती से है क्वेश्चन कि पत्ती जो है वो बंद होने में, रंध्र को बंद होने में और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो इसका जो है ऑप्शन है आपको जिबरेलिन, साइटोकाइन्स, ऑक्सिन। तो आपको जो है रंध्रों को बंद होने और पत्तियों के गिरने में जो है आपको एब्सिक अम्ल जो है वो मदद करता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एब्सिक अम्ल। तो इस तरह से हमारा जो है ये सारा जो है ऑप्शन वो गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको ई, आपको हम लिख देते हैं एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, जिगर, गुर्दा या पेट। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो आपको है वो गुर्दा से संबंधित है। किससे है? गुर्दा से संबंधित होता है डायलिसिस। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है कि लोहे को हम लोग किसके साथ मिलाएंगे हमारा जो है वो स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे, समझे कि लोहे में क्या क्या मिला होता है। तो आपका जो है निकेल और क्रोमियम जो होता है वो मिलने से आपका स्टेनलेस स्टील बन जाता है। लोहा में निकेल और क्रोमियम Na और Cr मिला देंगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है वो किसका जो है दृष्टिगत रूप से सघन होता है, हवा है, टर्पेंटाइन है या बेंजीन है। तो इसमें जो है आपको इसका जो सही उत्तर है वो आपको है बेंजीन। बेंजीन जो है आपका दृष्टिगत रूप से सघन होता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी तैयारी कम समय में अच्छे से हो सके और वो सक्षमता परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर सके। क्योंकि हमारे पास जो है वक्त बहुत कम है और सरकार का गाइडलाइन आ गया है कि 26 फरवरी से हमारा परीक्षा शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी जम के करनी पड़ेगी। खासकर हमारे 1 to 5 के टीचर, इनकी तैयारी जरूरी है, क्योंकि इनको 120 नंबर का आपको सामान्य विषय और सामान्य अध्ययन से तैयारी करनी है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है ना। तो मैंने अपने हाथ को आग से खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए जो है आपको मेरुदंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी, मैंने अपने हाथ को जो आग से खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए जो अंग जिम्मेदार है वो है मेरुदंड। मानव शरीर की रचना में जो रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या स्पाइन, पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क से पिछले भाग से निकलकर गुर्दा के वापस तक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। हमारे पास ऑप्शन है चमेली, सरसों, आम। तो इसमें जो है बीज पैदा करने की क्षमता जो आपको वो चमेली ने खो दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही है। हमारा अगला ऑप्शन है शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास वायु, समुद्र या पानी। तो शैवाल जो है आपको प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी एवं समुद्र दोनों तो एक ही चीज है, पानी में पाया जा सकता है और समुद्र में भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो आपको डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक
आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है कि यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव बढ़ता है, इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है कि यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है, इन ग्रंथियों से उस समय क्या स्रावित होता है? तो आपको जो है ना वो श्वेत और तेल स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। श्वेत और तेल जो है वो स्रावित होता है, जबकि इसमें जो है आपको मेल और फीमेल में, जैसे कि मेल में जो है टेस्टिस जो है वो पाया जाता है, और मनुष्य के जो वो टेस्टिस शरीर से बाहर जो आने पर वो विडिम्स कोर में स्थित होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा? यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को हम लोग जो है वो उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब अभिवर्ध और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब कोई हम लोग वस्तु को उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्ध, आभासी और सीधा बनता है। तो ऐसे में हमारा जो है ये ऑप्शन जो है, सारा ऑप्शन 2F1 F1 ये सब गलत है। तो इस तरह से हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछने वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी TRE2 TRE1 भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा इसका जो है वो सी जो ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? यानी यहाँ पे 3 पौधे का नाम दिया हुआ है, इनमें से गैर संवहनी पौधा कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन है फर्न, मर्सिलिया या काड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काड़ा, जो है वो गैर संवहनी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है? हमारे पास ऑप्शन है 105 डिग्री, 100 डिग्री या 273 डिग्री। तो आपको जो है जल किस तापमान पर आपको दोनों अवस्थाएं पाया जाता है? तो जल जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल एक सर्वाधिक विलायक भी है। इसका रासायनिक सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि हमारा वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का हमारे पास है कि सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक है। तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है आपको है वो है बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? DDT का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा है ऑथमार जिटलर, पॉल हरमन मुल्डर, आर्थर फिशर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पॉल हरमन मुल्डर, जो है वो DDT का आविष्कार किया था। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, डाइक्लोराइड फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है इसका पूरा नाम है। इसका सामान्य सूत्र आपको मैं लिख के बता देता हूं। इसका सामान्य सूत्र है C14H9Cl5। ये किसका होता है? DDT का आपको फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो मानव शरीर में उरोस्थी स्टेर्नम को आप कहाँ पाएंगे? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है कि जांग में, नितंब में या कपाल में। तो मानव शरीर में जो है औरस्थी जो है वो छाती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
छाती में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपको ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जांग नितंब हम यहाँ लिख देते हैं कि मानव शरीर का और अस्थि जो कहाँ पाया जाता है, तो आपको छाती में। कहाँ पाया जाता है? छाती में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। इकोलॉजिकल केंद्र जो है, सेंटर, वो कहाँ स्थित है? तो इकोलॉजिकल सेंटर जो है आपको वो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। इकोलॉजिकल सेंटर जो आपको बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला फूड चैन में कौन सबसे निचला स्तर पे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर पे वो कौन होता है? जो वो घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको सी, यानी कि उत्पादक। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, कांच, धातुएं। दूसरा में अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके। उसके बाद है कांच, धातुएं, अंडे के छिलके, कागज, टेट्रा पैक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो है अंडा का छिलका, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में शामिल है। ये पर्यावरण में स्वतः ही विघटित अपघटित हो जाते हैं, इसलिए ये जो है आपको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में शामिल है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी, यानी कि अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके जो है आपको वो कहाँ आता है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट पक्षी कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मोर, पेंगुइन या शतुरमुर्ग। आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा पक्षी जो है आपको वो है शतुरमुर्ग, यानी कि सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है विस्थापन, घनत्व, आयतन। तो इसमें जो है आयतन एवं घनत्व दोनों सदिश राशि नहीं है। आयतन एवं घनत्व जो है दोनों आपका, यानी कि ये और ये दोनों जो है नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है। हमारे पास ऑप्शन है 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 10 किलोग्राम CO2 या 1000 ग्राम CO2। तो कार्बन क्रेडिट जो है आपका वो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जहाँ की आपको चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQR और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि बिंदु PQRS से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। R1 बराबर है R2, R3 के तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपको बी जो है एकदम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा नेप्थिलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है। तो नेप्थिलीन की गोलियां जो है वो समय के साथ उदरपातन के साथ कारण गायब हो जाती है। उदरपातन जो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के कारण जो आपका वो गायब हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि है कि रक्तचाप या लार स्त्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो रक्तचाप, लार स्रवण और उल्टी जो सभी अनैच्छिक क्रिया हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मेडुला के, किसके द्वारा?
मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि किसी सजीव के रहने यानी परिवेश को हम लोग क्या कहते हैं। किसी सजीव के रहने के परिवेश को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसे आवास कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है मैमेलिया, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, उसके बाद है इकाइनो डर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री ककड़ी या समुद्री आर्चिन, उसके बाद है एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर या गिरगिट। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट जो है वो आपका समूह जो एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। कौन सा अजैव है जिसके कारण जो है हमारा भंडारण जो है वो यानी कि सब्जी उब्जी जो भी खराब होता है गोडाउन में, तो उसका जो सही उत्तर है आपको है वो है नमी। नमी के कारण ही हमारा जो सब्जी है या कुछ भी हो जो हम लोग भंडारण करते हैं वो खराब हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को जड़ों में संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? शकरकंद है, उसका आपके पास ऑप्शन है पत्ता, फूल, फल, तना। तो इसका जो आपको शकरकंद जो है भूमिगत संरचना है जो भोजन को जड़ में संग्रहित करती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा वो होगा पत्ते, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और अपने नियोजित शिक्षक साथी को आज के सेशन को जरूर शेयर करें। पिछला वीडियो जो भी है सामान्य अध्ययन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, अब वहां से पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आप सभी नियोजित शिक्षकों के साथ है। आप लोग अच्छे नंबर से